तो यहाँ पे हम तीन पैरामीटर्स का कैलकुलेशन करने वाले हैं। एक होगा रेडियस, दूसरा होगा वेलोसिटी, तीसरी होगी एनर्जी। नाउ रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी किसका? तो इलेक्ट्रॉन का, जो कहाँ घूम रहा है? तो बोहर्स ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, मतलब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू सी सम फॉर्मूलाज दैट विल लीड अस टू कैलकुलेट दिस रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो आपको रिमेंबर करनी है शुरुआत को, इस कैलकुलेशन, वट एवर दिस कैलकुलेशन वी आर डूइंग is only applicable to the one electron species। अब सिर्फ ऐसी स्पीसीज, ऐसे एलिमेंट, ऐसे एंटिटीज जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। अब अपना हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, अपना हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 रहता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमें क्या कर दिया, निकाल दिया है, तो हीलियम प्लस, ये भी हमें चल जाएगा फॉर द बोर्स एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशन के लिए। फिर लिथियम 2+ है, लिथियम 2+ में भी क्या होगा कि लिथियम 2+ भी आपको एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 निकाल दिए, मतलब ये भी चल जाएगा। तो ये पहली चीज याद रखनी है, कैलकुलेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू व्हाट, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब उसमें यहाँ पे हम 3 पैरामीटर्स का कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर होगा रेडियस, दूसरा होगा वेलोसिटी, तीसरी होगी एनर्जी। सपोज कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये ऑर्बिट्स है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। यू कैन राइट दिस एज n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5. Now these are the orbits where electron is revolving for what, hydrogen or helium plus और lithium 2+। अब आपको ये समझना है कि आपको सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या है, सॉरी उसकी रेडियस क्या है। पहले तो रेडियस मतलब क्या, तो ये न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, तो यहाँ पे रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, जो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, वैसे ही थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की और फोर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की। एक्चुअल में बात हम एक ही इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, लेकिन वो अगर हाइपोथेटिकली इन अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमेगा तो उसकी क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी। और थर्ड पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दैट बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, तो एनर्जी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फोर्थ ऑर्बिट की क्या है। तो दिस ऑल वी नीड टू कैलकुलेट। इसके लिए मैं सिंपल डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे रहा हूं। पहले तो हम रेडियस और वेलोसिटी देखते हैं, उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं है। रेडियस हमें जब कैलकुलेट करनी है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, माइंड वेल यहां पर मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है। तो रेडियस इज Rn, दैट इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। ठीक है, nth बोहर ऑर्बिट मतलब 1 2 3 4 5, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला 0.529 इंटू n²/z। नाउ व्हाट इज दिस n? n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर जो आपको बताया जाएगा। ठीक है, n उसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे क्या है, z है, z मतलब क्या, तो एटॉमिक नंबर। अब अगर हाइड्रोजन है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपल z की वैल्यू 1 है, आपको पता है। हेलियम है तो 2 है, लिथियम है तो 3 है, तो z की वैल्यू अकॉर्डिंगली बदलती जाएगी। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ये जो रेडियस मिल रही है, पहले तो रेडियस की बात करते हैं, मैं वेलोसिटी के ऊपर ऐसे ही शिफ्ट हो गया। रेडियस की पहले बात करते हैं। ये रेडियस का फॉर्मूला किस में है, यूनिट क्या है, एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। आपको पता है 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट इज व्हाट, 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट इज 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, तो एमस्ट्रॉन्ग यूनिट एक छोटा यूनिट है, इसलिए हम एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मीटर में। अब देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। अब आपको क्या करना है, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/m। ठीक है, z इज अगेन व्हाट, z इज व्हाट, z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड n इज व्हाट, द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का जो भी नंबर होगा वो, और इंटू ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आपका। तो वेलोसिटी तो आप मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हो, तो 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन हो गया। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन पे आप वीडियो पॉज करो और आपको आ रहा है क्या नहीं बताओ मुझे। ठीक है, पॉज करो वीडियो। Calculate the radius and velocity of electron revolving in third orbit of lithium 2+। lithium 2+ के किसमें, थर्ड ऑर्बिट में आपको जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लिथियम 2+ के थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी आपको क्या कैलकुलेट करनी है, तो उसकी आपको रेडियस एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो रेडियस देखते हैं। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस Rn इज इक्वल टू, बताओ,
0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। अब आपको पता है वैल्यू डाल दो, ठीक है, वैल्यू डाल दो 0.529 इंटू एन। एन की वैल्यू क्या है, कितने ऑर्बिट में घूम रहा है लिथियम का इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बोला है उसने, थर्ड ऑर्बिट का बोला है, तो थर्ड का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आपको पता है 3 है उसका एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया आर्मस्ट्रांग यूनिट में। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व आप कर दो, तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसका आंसर है 1.587 आर्मस्ट्रांग यूनिट। तो आपको रेडियस मिल गई। कहाँ पे रेडियस मिली, तो लिथियम के थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की रेडियस, मतलब लिथियम के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, हाँ या ना बताओ, लिथियम के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने है, रेडियस का फॉर्मूला है, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, आपको इजीली रिमेंबर करना है। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है रेडियस का, ये फॉर्मूला है आपका वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो आपको रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, वेलोसिटी भी बोला है, तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, वी एन इज इक्वल टू, बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मीटर पर सेकेंड में वैल्यू मिल जाएगी। आप बताओ 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड की वैल्यू क्या है, 3 है, जेड की वैल्यू क्या है, 3 है, एन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, तो ये 2.18 इंटू 10⁻⁶। ये कैलकुलेशन तो सस्ते में निपट गया। और इसका वैल्यू क्या, इसका यूनिट क्या डालेंगे, तो मीटर पर सेकेंड डालेंगे, हाँ या ना बता दो, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ गई, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से, ठीक है। अब थर्ड बात बचेगी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने बोला था रेडियस निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, और क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो आपको सिंपल एक एक्सप्रेशन और देते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट, बोहर्स ऑर्बिट। अब आपको एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं पहले, ई एन इज इक्वल टू माइनस -13.6 इंटू जेड अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ी गलती हो गई, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिट है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है एनर्जी का यूनिट है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कैसे निकलेगी, -13.6, ये फॉर्मूला में है इटसेल्फ, इनटू व्हाट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी एलिमेंट के जो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन की जो nth ऑर्बिट में है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको सिंपल क्या करना है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन व्हाट, एन स्क्वायर करना है, कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज कि हम ये फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम करते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम। नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम अगर n इज इक्वल टू 1 है, तो आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, E1 की कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट, फर्स्ट ऑफ बोहर ऑर्बिट। तो उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, सिंपल बताओ, यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 1 होगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, n इज इक्वल टू 2 मतलब एनर्जी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिमिलरली आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंपल क्या करना है आपको, तो आपको सिंपल वैल्यू डालना है, किसकी वैल्यू डालना है, z की वैल्यू तो 1 रहेगी हाइड्रोजन के लिए, n की वैल्यू 1 2 3 4 करते जाना है, और आपको कैलकुलेशन निकल जाएगा। अब आपने किसी ने ये नहीं बोला, ये थोड़ा लंबा डिस्कशन होने वाला है, अच्छे से देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगेगा। यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों है, वाई दिस इज व्हाट माइनस साइन। तो माइनस साइन पहले तो आपको ये समझना है, सिंपल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पे सपोज न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। अब बताओ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाँ या ना बताओ।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसमें, न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में। तो आपको मुझे ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, बंधा हुआ है, न्यूक्लियस से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को, ये सपोज n इज इक्वल टू 1 है, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में भेजना है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देना है। फ्री मतलब क्या, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन से, पॉजिटिव चार्ज ऑफ अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज ऑफ अट्रैक्शन से पूरा फ्री कर देना है उस इलेक्ट्रॉन को। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गिव एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी आई नीड टू गिव, सपोज दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग इनटू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा इसलिए ये माइनस रहता है, अच्छे से याद रहेगा माइनस क्यों रहता है, कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में रहता है, ऑर्बिट में रहता है, वो न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस से बंधा रहता है। वो आपको कूलोम्स लॉ पता है, Q1 Q2 अपॉन ये, वो कर सकते हो इसको अप्लाई। तो इलेक्ट्रॉन अगर बंधा हुआ है तो उसको अगर मुझे फ्री करना है, उसको अगर मुझे n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी भेजना है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इन्फ्लुएंस से पूरा निकाल देना है, तो मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन के केस में मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, लाइक दिस। तो आपको ये समझना है एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब निगेटिव क्यों होता है, तो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले बचपन में ऐसे बोला था कि सपोज ये बंधुआ मजदूर रहते थे, कि सपोज कि ये कोई एक मालक है, ठीक है, मतलब कोई ओनर है किसी का, ठीक है। तो अगर एक मजदूर है उसके पास, ठीक है, वो काम पे लगा, और जब काम पे लगा तो उस मजदूर के जो ओनर, पहला ओनर था, उसने इस ओनर ने 25,000 लिए, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये मजदूर मुझे लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको 25,000 देने पड़ेंगे। मतलब क्या, तो यहाँ पे एक सिंपल, मतलब ये आई डोंट थिंक कि मैं आपको ये समझा सका, लेकिन आपको सिंपल क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम रिप्रेजेंट होता है, तो स्टेबिलिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस नेगेटिव साइन, एनर्जी विल बी ऑलवेज व्हाट, दिस नेगेटिव थिंग। अब आपको समझना है कि यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, अच्छे से समझो कि n इज इक्वल टू 1 में एनर्जी क्या आई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में वैल्यू अच्छे से याद रखो, n इज इक्वल टू 2 में वैल्यू क्या आई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं पूछूंगा n इज इक्वल 1 में एनर्जी ज़्यादा है या n इज इक्वल टू 2 में एनर्जी ज़्यादा है, तो आप एक गलती करोगे, तो आप बोलोगे कि सर n इज इक्वल टू 2 में एनर्जी ज़्यादा है। तो सही बात है, n इज इक्वल टू 2 में ही एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू 2 में एनर्जी ज़्यादा है। तो एज वी मूव फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो एनर्जी गोज ऑन व्हाट, इंक्रीजिंग, एनर्जी गोज ऑन व्हाट, इंक्रीजिंग, बिकॉज इट इज इन निगेटिव वैल्यू, सो इट विल बी व्हाट, नॉट डिक्रीजिंग, इट विल बी व्हाट, इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे मैं आपको जूल्स का भी फॉर्मूला दे देता हूँ, क्योंकि ऐसा यूनिट है जूल्स एनर्जी का, तो उसमें क्या कैलकुलेट करना है, तो En एनर्जी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन व्हाट, एन स्क्वायर। तो ये सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने कन्वर्ट कर दिया जूल्स में, तो ये जूल्स आ जाएगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जूल्स में कितना आएगा, तो -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब आपको थोड़े बहुत अच्छे से ये फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर मैंने पूछा कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, अब इसमें गैप निकालो एनर्जी का, कितने से एनर्जी बढ़ रही है, कितने से घट रही है, इसका गैप निकालो। अब आपको पता है n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, 3 में ज़्यादा होगी, 4 में और ज़्यादा होगी, 5 में और ज़्यादा होगी। तो उसका अगर कैलकुलेशन आप कर दे, फॉर्मूला में वैल्यू भर के फॉर हाइड्रोजन एटम, तो n इज E1 में एनर्जी आती है -13.6, जो अभी मैंने कैलकुलेट कर दिया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर E2 में वैल्यू आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 में वैल्यू आती है तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 में वैल्यू आती है तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उसके बाद वैल्यू आती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको सिंपल, आप अगर कैलकुलेट करें n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 में, मतलब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में और सेकेंड बोहर ऑर्बिट में एनर्जी का गैप कितना है, तो आपको सिंपल ये E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। तो E2 माइनस E1 अगर आपने कर लिया तो वो कितना गैप आता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आता है। फिर E2 और E3 में गैप करना पड़ेगा, तो वो आता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। E3 और E4 में आप क्या करना है, E4 की वैल्यू 0.85
से माइनस करना है 1.51, तो वो गैप कितना आता है, तो वो गैप आता है 0.7 आता है। उसके बाद E4 से E5 का गैप कैलकुलेट करो तो वो आता है 0.31। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, पहले से दूसरे में एनर्जी का गैप ज़्यादा होता है, दूसरे से तीसरे में कम, तीसरे से चौथे में और कम, चौथे से पाँचवें में और कम, पाँचवें से छठे में और कम कम होते जाता है किसका गैप, एनर्जी का गैप। और फिर इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन करता है, सपोज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में घूम रहा था, वो सेकंड में गया, तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 2 का इलेक्ट्रॉन 3 में गया तो उसको 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 का इलेक्ट्रॉन 4 में गया तो उसको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 का इलेक्ट्रॉन 5 में गया तो उसको 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने पूछा कि बताओ भाई n इज इक्वल टू 3 का इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में किया तो क्या होगा, तो 3 की एनर्जी ज़्यादा होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 की एनर्जी कम होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो कितनी एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अरे 3 का 4 में जा रहा है ना, 3 की ज़्यादा 4 की कम, सॉरी 3 का 2 में जा रहा है ना, 3 की ज़्यादा 2 की कम, तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा, वो इमिट करेगा बच्चे। ये एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, ये इमिट इमिट इमिट, उल्टा जाओगे तो इमिट इमिट इमिट, ठीक है। तो ये मैं आई होप आपको समझा सका। और यहाँ पे आपको एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये कंपटीशन जो होती है उसमें याद रखना पड़ता है कि आर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन or the radius of orbit, more specifically radius of orbit where the electron is revolving. तो radius of orbit is directly proportional to what, orbit का number, inversely proportional to what, atomic number। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कैलकुलेशन करते वक्त, हमेशा आंसर देते वक्त, कि ऐसे के ऑर्बिट का नंबर बढ़ा तो रेडियस बढ़ती है, एटॉमिक नंबर बढ़ा तो रेडियस घटती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर द कंपटीशन, क्योंकि ये वैल्यू तो कभी बदलेंगी नहीं, तो ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, तो वेलोसिटी एटॉमिक नंबर जितना बढ़ेगा वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी। और यहाँ पे एन का क्या रिलेशन है, तो एन जितना घटेगा, जितना बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन एन, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। अब एनर्जी का क्या है, तो एनर्जी का इशू सिंपल है, एनर्जी क्या है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तो एटॉमिक ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर, सिंपल। तो एनर्जी ऑर्बिट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑर्बिट नंबर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर आप समझ गए तो ये कैलकुलेशन करते रहो, और कैलकुलेशन से आपको समझ जाएगा। 3 फार्मूले रिमेंबर करने हैं, बाकी कुछ लेक्चर में है नहीं। 3 फार्मूला रिमेंबर करो, 3 फार्मूला अप्लाई करो और कैलकुलेशन कर दो किसका, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे।